हेलो आई एम बैक। अभी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे, जो मटेरियल होती है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी। उनमें जो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमें सीखनी है दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। इसे एक भी नाम से, क्या बड़े प्यार से एक नाम से और नाम से हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज एच फील्ड नाम से भी इसे जाना जाता है। होता क्या है, कुछ नया नहीं, बहुत आसान भाषा में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैथमेटिकली समझ लेते हैं, देन उसके बाद क्या होता है के ऊपर बात करते हैं। सो द एच फील्ड इज डिफाइंड एज बी बाई म्यू नॉट। एच फील्ड इज डिफाइंड एज बी बाई म्यू नॉट, या बायो सेवर्ट्स लॉ से हमें पता है क्या चीज की, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन मॉड आर क्यूब। ठीक है, दिस विल बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, so your H field can be written as 1 upon 4 pi I dl cross r upon mod r का क्यूब। ऑब्वियसली बात है, दिस H field is being generated by a current, या फिर कोई भी एक आप किसी भी चीज से आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये H field is the real field। अच्छा याद रखना, ये अपने आप में this application this is only valid in vacuum। ये हम वैक्यूम के लिए लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई मटेरियल होगा, कोई मीडियम प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी। हम फ्यूचर में उस चीज को सीखेंगे, डोंट नो नीड टू वरी। बट हाँ, अभी के लिए समझिए, ये वैक्यूम में एच फील्ड इज डिफाइंड एज लाइक दिस। एच फील्ड आपका देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ये सिंपली अगर कोई वायर है तो उसके करंट की वजह से आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर करंट ना हो, मेरे पास मैग्नेट हो या मेरे पास कुछ और हो, तो आइए समझते हैं कुछ अजीब सी भाषा में। दैट इज, मान लेते हैं मेरे पास कोई मैजिकल पावर्स, मैं क्या कर रहा हूँ, इस मटेरियल को मैं मैग्नेटाइज कर सकता हूँ। मैग्नेटिक किसी भी चीज को मैग्नेट बनाने की मेरे पास ताकत है। तो मैं इस मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए मैं जो पावर यूज करूंगा दैट इज इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। मेरे पास जो ताकत मैं लगा सकता हूँ दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगेन मुझे दिख रहा है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आपकी यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए, फर्दर टॉपिक पे बात करते हैं। तो द नेक्स्ट टर्म इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए इस चीज को समझते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वाले में देखा, मेरे पास एक मटेरियल है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस मटेरियल पर मैं एच फील्ड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस मटेरियल पर अगर एच फील्ड लगाया तो ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, मुझे क्या सपने आ रहे हैं देखने के लिए कि ये कितना मैग्नेटाइज हुआ। समझिए, इसमें मैग्नेटिक, अगर ये मैग्नेटाइज हो तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। अगर इसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ आई। आई चीजों को समझते, आई इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन यूनिट वाइज अगर हम लोग यूनिट देखें, दिस इज एम्पियर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, दैट विल बी एम्पियर पर मीटर। अगेन हम लोग देख पा रहे हैं इसकी यूनिट भी पिछले वाले एच फील्ड जैसी ही आ रही है। तो बिल्कुल इस चीज को मुझे समझना पड़ेगा कि अगर इसके बाहर में एच फील्ड लगाया गया तो इस मटेरियल में, इस मटेरियल की वजह से क्या फील्ड आ रहा है, दैट इज आई, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगेन अगर मैं इसको बात करना चाहूँ किसी बार मैग्नेट के लिए, किसके लिए, किसी बार मैग्नेट के लिए, तो बार मैग्नेट के लिए अगर आप डिफाइन करेंगे तो योर आई विल बी एम इंटू क्या चीज, आपका मैग्नेटिक मोमेंट इंटू उसका एरिया अपॉन, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू उसका लेंथ अपॉन वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू लेंथ। अगेन लेंथ दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, आई इज इक्वल टू एम बाई ए। अगेन यूनिट देख पा रहे हैं, अच्छा दिस एम इज पोल स्ट्रेंथ ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं पोल स्ट्रेंथ इज अगेन एम्पियर मीटर एंड दिस इज मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसिल, एम्पियर पर मीटर। तो वो एक किसी बार मैग्नेट के लिए आप आई को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगेन एक नए शब्द से फेमिलियर होते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और ये हमारा कुछ नया नहीं है, दिस इटसेल्फ इज मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग एज यूजुअली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नाम से जानते हैं। आइए हल्का से इस चीज को फील करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मटेरियल, ठीक है, मैंने इसे बाहर किसी फील्ड में रखा, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा। कैसा फील्ड है, क्या है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। बट समझिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल रख देता हूँ।
मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल बोलने का मतलब ये क्या होगा, अलोंग द फील्ड, इसमें जो आपके मोमेंट्स क्रिएट होंगे वो अलोंग द फील्ड इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे इस तरीके से, दिस विल बिकम साउथ, दिस विल बिकम नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ऑब्वियसली फील्ड सिर्फ अंदर तो रहेंगे नहीं, फील्ड इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पर ये इस तरीके से अलाइन हो गए हैं, दिस अगर ये साउथ एंड नॉर्थ बन चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, आउटसाइड द फील्ड भी आपके इस तरीके से फील्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। इस तरीके से, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए, अगर आप देख रहे होंगे, अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर से फील्ड इधर जा रहा है, जबकि यहाँ से इसे क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है। ये फील्ड ऐसा जा रहा है, इसे कट कर दिया जा रहा है। तो समझिए नेट आउटसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई। इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मिलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। इस तरीके से तो हमें दिख रहा है कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है, जबकि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है। दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर यूजुअली आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या होते हैं, कैसे समझते हैं, तो इस चीज को समझना, द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी इज नथिंग बट दिस। अगेन यूनिट्स क्या क्या हो जाएंगे आपके बी की हमारी यूनिट्स हो जाएंगी क्या, ये हमने एक मटेरियल के डिफाइन किया। जस्ट ना देयर आर अनदर टाइप ऑफ मटेरियल विच इज नथिंग बट आपका क्या चीज, आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। उसमें चीजें रिवर्स हो जाती है, कैसे होती क्या होती है, अगेन हम बाद में सीखेंगे, बट हाँ मतलब लेटर ऑन दिस लेक्चर, बट हाँ इस चीज को समझते हैं। तो यूनिट हमें पता है, इसका ऑब्वियसली यूनिट क्या होता है, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, नोट कर लीजिए। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट, इमेजिन करिए कि मैं इस मटेरियल के ऊपर मैंने बाहर में लगाया H फील्ड और इसके अंदर आया कितना, I फील्ड। मैंने H लगाया, अंदर आया I, तो इन दोनों के रेशियो को ही आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। दैट मीन्स योर ससेप्टिबिलिटी इज व्हाट, दिस इज I by H। अगेन हम लोग को दिख रहा है बिकॉज I और H की यूनिट सेम होते हैं, दिस इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये हमें सिंपली इतना बता रहा है कि कितना ज्यादा मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो अगर मान लेते हैं कि मैंने H लगाया 10 टेस्ला का, सिंपली 10 टेस्ला का, तो उसके अंदर मुझे 1000 टेस्ला मिलता है। एक मैं कैजुअली एक नंबर ले रहा हूँ ना, श्योरिटी नहीं है, बट हाँ I इज इक्वल टू 1000 टेस्ला, मुझे उसके अंदर बहुत ज्यादा मिल गया, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो कितना ससेप्टेबल है, दैट इज 100 टाइम्स। इस तरीके से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। सॉरी टेस्ला नहीं लिखना चाहिए था मुझे, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर, नोट कर लीजिए। आइए सो अपने ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं। मैंने क्या किया, बाहर मैंने कोई H फील्ड लगाया, तो अगेन मैं H फील्ड लगाऊंगा तो मुझे रिप्रेजेंट क्या होगा, मुझे रिप्रेजेंट होगा B, ठीक है। मुझे B मिला, बाहर में मुझे जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड मिला, मैग्नेटिक इंडक्शन मिला, दैट इज B नॉट, विच इज नथिंग बट म्यू नॉट H। हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज मुझे समझ में आई। तो मुझे बाहर में मिला B नॉट। अब उस B नॉट या फिर इस H फील्ड की वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई, that is I can be further written as, जो I आया, ठीक है, तो ये इस I आ गया, ठीक है। इस I की वजह से आपका मटेरियल खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से मैग्नेटाइज हुआ। बढ़िया, ये चीज मुझे समझ में आ रहा है, खुद की वजह से मैग्नेटाइज हुआ। तो इस मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B, या फिर मैं से डार्क लिखते हैं, जिस मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड आया B, दैट विल बी ड्यू टू दिस B नॉट, आउटर की वजह से कितना हुआ, और अपने खुद की वजह से वो कितना आपका
इंटेंसिफाई हो रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मटेरियल। एज यूजुअल वी कैन राइट B naught is nothing but mu naught H and BM is nothing but mu naught I। ठीक, तो आई यहां से मैं क्या करता हूं, mu naught H कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस I बाई H। एंड अभी हम पढ़ के आए हैं I बाई H इज नथिंग बट आर काई। ठीक है, सो B बाई H इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस I बाई H। समझना, अब कुछ कुछ चीजों को हम लोग और अच्छे से समझते जाते हैं। जब हमने लास्ट टाइम लिखा था B नॉट अपॉन H दैट वाज म्यू नॉट, है ना, हमने लिखा था क्या चीज, B नॉट अपॉन H दैट वाज आर म्यू नॉट, है ना, या फिर ईमानदारी से बोला जाए तो हमने लिखा क्या था, हमने H फील्ड की डेफिनेशन लिखी थी B नॉट अपॉन म्यू नॉट इज H। सो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं क्या चीज कि B नॉट अपॉन H इज इक्वल टू म्यू नॉट, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो अगेन अगर मैं इस चीज के ऊपर बात करूं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर मैं B बाई H के बारे में बात करूं बाय द सिमिलर मैनर, B नॉट वैक्यूम पर है, B उस मटेरियल पर है, उस मीडियम पर है, तो B बाई H कैन बी रिटन एज मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी ऑफ M उस मटेरियल का। तो ध्यान से देखिए, सो दिस थिंग इज नथिंग बट म्यू M। व्हाट इज म्यू M? आइए इस म्यू M को अच्छे से डिफाइन करते हैं। याद रखिएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। So magnetic mu M can be written as mu naught mu, दिख रहा है, वैल्यूज पुट करते हैं, mu M can be written as mu naught mu R is equal to mu naught 1 plus chi। Again mu naught cancel, your relative permeability is 1 plus chi। This is one of the most important relation। ये सारे रिलेशंस मुझे याद होने चाहिए, है ना, चलिए नोट कर लीजिए। आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस प्रॉब्लम। A rod of magnetic material of cross section 0.25 centimeter square is located in this much of magnetizing field। इतने H फील्ड में आपने रखा है। The magnetic flux passed through the rod is इतना वेबर, तो आपको फाइंड करना है permeability of the rod, magnetic susceptibility and intensity of magnetization of the rod। चलिए कोशिश करिए सारी चीजों को। ओके ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ रॉड, परमेबिलिटी ऑफ रॉड ये कैसे निकाला जा सकता है इस गिवन डाटा से। मैं कोशिश करता हूँ डाटा प्रोसेस करने का। मुझे जो जो गिवन है, मुझे गिवन चीजें क्या क्या है, मुझे गिवन है एरिया, गिवन है कितना 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे एच फील्ड गिवन है 4000 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, मैं 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर को 0.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, मुझे साथ ही साथ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स मुझे दे रखा है कितना 25 इंटू 10 टू द पावर -6 वेबर। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे दे रखी है। मुझे परमेबिलिटी ऑफ रॉड पूछा है, तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नथिंग बट फ्लक्स अपॉन एरिया। 25 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन एरिया is 0.25, or I can write this as 25 into 10 to the power -6। Again दोनों कैंसिल हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, so I can find the mu is nothing but mu is B by H। B is 1 and H is 4000, so I can write this 4 into 10 to the power -3, या फिर this can be written as 0.25 1 by 4 0.25 10 to the power minus ठीक है, दिस इज आवर म्यू या फिर परमेबिलिटी ऑफ द रॉड। नोट करिए। ओके, सो आवर नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इस चीज को समझते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का अपने को कोई फॉर्मूला पता है क्या? यस, हमें फॉर्मूला पता है। ससेप्टिबिलिटी काई इज नथिंग बट आपका क्या चीज बोलिए, काई इज आई बाई एच। ठीक है, इफ काई इज आई बाई एच देन आई नीड टू फाइंड द आई। आई फाइंड करने का कोई खास तरीका मुझे दिख नहीं रहा, मतलब मुझे कोई और अप्रोच जाना पड़ेगा। अरे लेकिन मुझे म्यू पता है,
तो क्या मुझे कोई और रिलेशन पता है? यस, मुझे पता है द रिलेटिव म्यू आर इज नथिंग बट 1 प्लस काई. व्हाट इज काई? काई वी नीड टू फाइंड. व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर क्या है आपका? व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर इज नथिंग बट म्यू ऑफ मटेरियल अपॉन म्यू नॉट एंड 1 उस साइड आएगा, दैट विल बी -1. आइए, म्यू ऑफ मीडियम इज 0.25 into 10 to the power -3 upon mu naught is 4 pi into 10 to the power -7 -1, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 198. है ना, मैंने ऑलरेडी इस चीज को अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर चुका है. दिस इज नथिंग बट 198 द म्यू आर. नेक्स्ट मुझे थर्ड फाइंड करने बोला है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो मुझे पता है आई इज नथिंग बट आपका क्या चीज, काई इंटू एच. मुझे काई गिवन है 198, मुझे एच फील्ड गिवन है कितना, 4000. अगर इसको सॉल्व करेंगे अपने पास आएगा 000. 198 कितना, 792. दिस मच विल बी और I, या फिर I is nothing but your 7.92 into 10 to the power 5 एम्पियर पर मिनट. नोट कर सकते हैं आप. Now let's learn about the magnetic materials. Magnetic materials क्या होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं. बेसिकली वो मटेरियल्स जो मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं आर नथिंग बट मैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, वेल एंड गुड. Now let's learn about diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. 3 तरीके से हो सकते हैं. फर्स्ट, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? अगर आपके पास कोई बाहर एक्सटर्नल बी फील्ड है, ऐसे, ठीक है, अगर आपके पास एक्सटर्नल बी फील्ड है तो इसके मटेरियल के अंदर जो इंड्यूस्ड आपके आई फील्ड्स होंगे या आपके इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होता है. दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड से हल्का सा रिपेल होता है. Hence, इसकी जो म्यू आर होती है रिलेटिव, दैट इज लेस देन 1 बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0. ये आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है. पैरामैग्नेटिक के लिए बात किया जाए तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ही क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है. लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा. क्या चीज, थोड़ा सा. अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये किसकी वजह से, तो इसके जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है. ठीक है, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, इसे याद रखिएगा, दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन. स्लाइटली, ऐसा नहीं कि एकदम 500 1000 ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं, बहुत थोड़ा सा. जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात की जाए तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड में तो अलाइन करता ही है, बट इसके लिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है दिस इज फार फार ग्रेटर देन 1. इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है दैट इज फार फार ग्रेटर देन 1. रीजन हम लोग अभी बात करते हैं इसके ऊपर. अगेन, डायमैग्नेटिक मटेरियल का क्या रीजन है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करता है? द रीजन इज ऑर्बिटल मोशन. ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मोशन की वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टी आती है. पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, तो ये स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन मोशन की वजह से होता है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, दिस इज द थिंग बट ड्यू टू डोमेन फॉर्मेशन. डोमेन फॉर्मेशन की वजह से होता है. अगेन मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, डोमेन फॉर्मेशन में आपको एक ब्रीफ में बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, अच्छे समझिएगा. इमेजिन करिए कि हम लोग एंशिएंट इंडिया में रहते थे. तो एंशिएंट इंडिया में क्या था, यहाँ पर आपका ऊपर टॉप में कुछ अलग एम्पायर चल रहा है, यहाँ कुछ अलग एम्पायर, एंड इस तरीके से हर जगह अलग अलग एम्पायर्स थे एंड सबके कलर्स भी डिफरेंट थे. कोई आपका सिल्वर कलर का पहनता है, कोई चेन पहनता है, कोई कुछ, सबके अलग अलग डोमेन्स होते थे, अपने खुद के अपने अपने कुछ एरियाज होते थे. बट हाँ, उस एरिया में रहने वाले जितने भी सिपाही थे वो सभी एक पर्टिकुलर कलर की चीजें पहनते थे. मगर अचानक क्या हुआ, सपोज
अचानक क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, कुछ बाहर से एक्स्ट्रा अपने क्या हुआ, बाहर से हमारे बीच अटैक हुआ तो क्या हुआ, सभी के सभी एक ही लाइन में क्या हो गया, अलाइन हो गया, भले उनमें आपस में कितनों भी लड़ाई रही हो, बट कुछ समय के लिए ही सही, बट वो क्या हो गया, आपस में अलाइन हो गया। मे बी उसके बाद हो सकता है कि उन्हें उनकी दोस्ती अच्छी लगी हो तो वो कंटिन्यू अलाइन रह गए हों, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दैट मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, अगर मान लेते हैं ये मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसमें चार, अच्छा याद रखना ये स्क्वायर होना जरूरी है, ये रैंडम शेप में हो सकते हैं, रैंडम शेप में होते हैं, ठीक है। मैं इस चीज को इस तरीके से कर देता हूँ, मान लेते हैं ये ऐसा एंड इस तरीके से। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं चार अलग अलग डोमेन है, लेकिन हाँ हर डोमेन में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ अलग अलग तरीके से अलाइन होंगे, और ये इस तरीके से अलाइन होंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, नॉर्मली नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो। अब अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो होता क्या है कि इसके मेजॉरिटी जो आपके डोमेन्स होते हैं, है ना, जो आपकी मेजॉरिटी होती है वो मेजॉरिटी क्या हो जाती है, अलोंग दिस, इसके साथ साथ अलाइन हो जाती है, ऐसा। दिस इज द, ये मैंने मैक्सिमम बनाया है। सो इसकी वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, जबकि इनमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आपको रीजन चाहिए कि व्हाट इज द रीजन फॉर डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, कमेंट करिए। मैं कमेंट सेक्शन के बाद अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो यस, लाइक कमेंट्स के बाद मैं क्या करूंगा, इस चीज को आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन फॉर डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। बट बेसिक अभी हम लोग समझ सकते हैं ये दोनों चीजें, नोट करिए। So let's move on to the next topic, which is Curie's law. Curie's law समझने की कोशिश करते हैं। What is Curie's law? Curie's law को कुछ नहीं बोलते, simply paramagnetic materials की बात करता है। The susceptibility of paramagnetic materials is inversely proportional to its temperature. So susceptibility is equal to C by T. This is Curie's law. ठीक है, ये कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सभी को पता है कि अगर मैं कोई सा भी मैग्नेटिक मटेरियल लेता हूँ, मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो फिर वो धीरे से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देता है, दैट इज सिंपल एज दैट। बट इसी को अगर हम थोड़ा और अच्छे से बात करें, दैट इज क्यूरी-वीज लॉ। क्यूरी-वीज लॉ, क्यूरी-वीज लॉ को अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर हमें बताता है कि अगर मैं पैरामैग्नेटिक के बदले अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूँ तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के बाद आपका मटेरियल, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? वो टेम्परेचर जहां पर आपका जो आपका क्या है, आपका एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसके जैसा बिहेव करता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करता है। ठीक है, मुझे ये चीज समझ में आया। ठीक है, दिस विल बी नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगेन यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, अगर यहाँ पर आप ग्राफ देखेंगे, सो दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ऐसा। सॉरी, आपका ग्राफ कैसा दिखाई देगा, आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखाई देगा। जबकि क्यूरी-वीज लॉ में आपको बोलता है कि दिस काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। सो ये कैसा दिखाई देगा, ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। दिस इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी, फॉर दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक and this is for ferromagnetic material। नोट कर लीजिए। सो लास्टली वी विल टॉक अबाउट द डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के ऊपर क्या चीज, आपका आई वर्सेस एच कर्व। आई वर्सेस एच कर्व आपको क्या बताता है कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल एच फील्ड लगाते हैं, what happens to the magnetic material inside the magnetic material, किस तरीके से उसमें मैग्नेटिक चीजें इंड्यूस होती है, इसके ऊपर हम लोग को बात होती है। तो अगर डायमैग्नेटिक में हम लोग को बड़े अच्छे से पता है कि जैसे जैसे मैं एच फील्ड लगाऊंगा, इस ये मैग्नेटाइज तो होगा बट किस डायरेक्शन में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। हेंस आप जब जब एच कर रहे हैं, ये आई आपका नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। सेम गोज फॉर पैरामैग्नेटिक, इसमें भी आप एच लगा रहे हैं तो आई क्या आपका मैग्नेटाइज तो हो रहा है बट सेम सेंस में, जिस डायरेक्शन में एच उसी डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव सेंस में। जबकि फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, इनिशियली
अगेन आप इस चीज को इनके शब्दों में सोचने की कोशिश करिए। डोमेन्स के शब्दों में मान लेते अगेन, जैसे लास्ट टाइम पे मैंने शायद कुछ ऐसा कुछ बनाया था, बट डजंट मैटर कैसा भी बना था, बट कुछ इस टाइप का। तो पहला ऐसा था, दूसरा ऐसा था, तीसरा लेट्स से इसका उल्टा ले लेते हैं ऐसा, एंड लास्ट वाला इज लाइक दिस। तो अगर सोचिए मैं यहाँ पर जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा वीक सा, बहुत कोई कमजोर सा, तो ऑब्वियस सी बात है सभी अपने आप को एक बार में अलाइन नहीं करेंगे। ये यहां से हट के ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, है ना, ये वाला भी हल्का सा ऐसा हो जाएगा। तो नो डाउट मुझे यहाँ पर फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ा हुआ मिला, कुछ कंपोनेंट्स अभी भी मिले, हेंस ये क्या हो रहा है, आपका अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे शुरू में वो बड़ा स्ट्रांगली बढ़ेगा, एंड देन उसके बाद जब आपके मैक्सिमम डोमेन्स क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, कुछ इस तरीके के एग्जैक्ट वाले बचे रहेंगे जो कि बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे ही अलाइन होंगे, तब ये आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। दिस इज योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। नोट कर लीजिए, ये प्रॉपर्टीज आपको बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए।